गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको कितने तरीके के ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में बताया था। लास्ट लेक्चर में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं। वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड होमोलिटिक फिशन हुआ था या हिट्रोलिटिक फिशन हुआ था, और हिट्रोलिटिक फिशन में भी कार्बोकेटाइन बना था या कार्बन आयन बनाया था। उसके बेसिस पे अटैक करने वाली स्पीसीज़ भी अलग अलग होती हैं, और अटैक करने वाली स्पीसीज़ के बेसिस पे हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को 3 तरह के प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में डिवाइड किया था। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अटैक करने वाली स्पीसीज़ एक न्यूक्लियोफाइल है। सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अटैक करने वाली स्पीसीज़ एक इलेक्ट्रोफाइल है। और थर्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अटैक करने वाली स्पीसीज़ एक फ्री रेडिकल है। लास्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसको हम SE से दर्शाते हैं। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो अटैकिंग स्पीसीज़ थी वो एक न्यूक्लियोफाइल थी, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकेटाइन के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैक करने वाली स्पीसीज़ E+ है, और E+ कहाँ अटैक करेगी? जहाँ पे C- होगा। C- का मतलब कार्ब एनायन। तो ऐसे रिएक्टेंट्स जिनमें कार्बन की इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। रिएक्टेंट्स का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स रिच होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये रिएक्शंस एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। एरोमेटिक कंपाउंड का जो प्रतिनिधि रिएक्टेंट है, प्रतिनिधि कंपाउंड है, यौगिक है, वो बेंजीन होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको ध्यान होगा, प्लेनर होती है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हमको नज़र आती है। इलेक्ट्रॉन अभ्र, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नज़र आता है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं जो डीलोकेलाइज होते हैं, जो 6 कार्बन के ऊपर कंटिन्यूस घूमते रहते हैं। तो इसलिए जब कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को देखता है तो उसको बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड नज़र आता है, मतलब उसको ये समझ में आता है कि यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी हो सकती है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अटैक करता है। कुछ रिएक्शंस बेंजीन की यहाँ पे दिखाई गई है। HNO3, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो एक H रिप्लेस हो जाता है NO2 ग्रुप से, इसको हम कहते हैं नाइट्रेशन। SO3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो SO3H ग्रुप H को रिप्लेस कर देता है, बेंजीन के एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है SO3H ग्रुप से, इसको हम कहते हैं सल्फोनेशन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट। इसी तरह बेंजीन का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराया जाता है आयरन पाउडर की प्रेजेंस में, तो इसका एक H रिप्लेस हो जाता है Cl से। देखिए सभी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, बेंजीन का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहा है दूसरे ग्रुप से, ये हेलोजिनेशन हुआ। अगर AlC एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में CH3Cl के साथ रिएक्शन कराया जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन होता है, इसको हम कहते हैं एल्काइलेशन, टोल्यूइन बनती है। यह है एसाइलेशन रिएक्शन, फिर से एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एसीटोफिनॉन कंपाउंड बना, CO, ये CH3CO, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे Cl+ इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे ये खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ NO2 इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं बेंजीन के ऊपर, इसलिए ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म देखिए इसका। इस इलेक्ट्रोफाइल को मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नज़र आता है, अभ्र नज़र आता है,
तो इसलिए ये बेंजीन के पास जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करना चाहता है। जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास आता है तो बेंजीन का एक पाई बॉन्ड टूट जाता है और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में से किसी एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये E+ इस नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। ये एक स्लो रिएक्शन है, मतलब अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करने वाला पद है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है। ये बना, जब E आके इस पे जुड़ गया तो ये बना एक कार्बोकेटायन। यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, संयुग्मी पाई बॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, अनुनाद हो सकता है। अनुनाद देखिए, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। अनुनादी स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, अनुनादी संकर है, जिसको हम व्हील एंड इंटरमीडिएट, व्हील एंड मध्यवर्ती कहते हैं। इन 5 कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज मूव कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप एक फास्ट स्टेप है। ये वाला जो H है रिप्लेस करना है हमको, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। E ऑलरेडी आके जुड़ चुका है तो अब H को बाहर जाना है। H और C के बीच का बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ गए, बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर रीस्टोर हो गया, H+ बाहर निकल गया, ये E+ आके H+ की जगह पे अटैच हो गया। ये है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को हम एक और तरीके से दर्शा सकते हैं। E+ बेंजीन के इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण अट्रैक्ट होके इसके पास गया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से E+ और बेंजीन जुड़ गए। इसको हम पाई कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पे अभी सिग्मा बॉन्ड नहीं बना है। TS1 संक्रमण अवस्था 1, ट्रांजिशन स्टेट 1। नेक्स्ट स्टेप में ये E सिग्मा बॉन्ड से इससे जुड़ जाता है। इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स और व्हील एंड मध्यवर्ती दोनों एक ही चीज़ है, एक ही बात है। नेक्स्ट स्टेप में E का बॉन्ड पूरा बन चुका है, H का बॉन्ड टूटने लगता है। ये H अभी भी बेंजीन से दूर नहीं गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इससे जुड़ा हुआ है। ये है पाई कॉम्प्लेक्स फिर से, और ये ट्रांजिशन स्टेट 2, TS2 संक्रमण अवस्था 2। नेक्स्ट स्टेप में ये H पूरी तरह से बाहर निकल गया और हमको मिल गया प्रोडक्ट। यहाँ आपको जब हम बेंजीन का चैप्टर पढ़ेंगे तब फिर से ये वाला मैकेनिज्म आपको पढ़ना होगा। आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि हमको एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है हर रिएक्शन में। इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट हो जाएगा तो आगे का मैकेनिज्म सेम रहेगा। यह है नाइट्रेशन रिएक्शन, बेंजीन का नाइट्रेशन रिएक्शन। आप अभी ऊपर हमने इसको पढ़ा था। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 पहले एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोनियम आयन बनता है जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट ये नाइट्रोनियम आयन बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है, ये मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बना, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, जिससे मैंने आपको बताया था व्हील एंड मध्यवर्ती इसको कहते हैं, व्हील एंड इंटरमीडिएट कहते हैं। H+ बाहर निकल गया और हमें मिला सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नाइट्रोबेंजीन। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तीसरे तरीके का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कब होगा? जब होमोलिटिक फिशन होता है, समांश विखंडन होता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। समांश विखंडन होता है तो मुक्त मूलक बनता है। अटैक करने वाला जो स्पीसीज़ है वो भी एक मुक्त मूलक है। अब ये किन कंडीशंस में ये रिएक्शन होता है? देखिए, या तो टेम्परेचर बहुत हाई हो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सन की हमको मिल रही हो जिसको हम Hµ बोलते हैं, या हम रिएक्शन किसी ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराएं। ये 3 तरीके की, इन तीनों में से कोई एक परिस्थिति जब होती है
तब मुक्त मूलक प्रतिस्थापन हो सकता है या कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन हो सकता है। या तो टेम्परेचर बहुत हाई हो, या सन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमको मिल रहा हो, या ऑर्गेनिक परऑक्साइड रिएक्शन में मिक्सचर में मौजूद हो। छोटी क्लासेस में आपने मीथेन का चैप्टर पढ़ा है। मीथेन का चैप्टर जब आपको पढ़ा रहे थे तब आपको वहाँ पे हमने क्लोरीनेशन बताया था मीथेन का। मीथेन का क्लोरीनेशन जब सनलाइट में कराते हैं तो वो एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे दिखाया गया है मीथेन का रिएक्शन Cl2 से सनलाइट की प्रेजेंस में जब कराते हैं, एक H CH4 का एक H रिप्लेस हो जाता है Cl से। प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है मिथाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन अगर आगे कंटिन्यू रहता है, फिर से मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर से CH3Cl का एक H रिप्लेस हो जाता है Cl से, क्लोरीन से मिथाइलिन क्लोराइड बनता है। आगे रिएक्शन कराने पे क्लोरोफॉर्म बनता है, और आगे रिएक्शन कराने पे चौथा हाइड्रोजन भी मीथेन का रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से, और कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वो एक चेन रिएक्शन होता है। ये भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। 3 तरीके के इसके अंदर स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम चेन को इनिशिएट करने वाला स्टेप कहते हैं, श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद कहते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले फ्री रेडिकल बनता है। यहाँ पे जब हम मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो Cl2H म्यू से एनर्जी एब्जॉर्ब करके Cl और Cl का होमोलिटिक फिशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन इस Cl पे, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl पे, तो 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बने। ये श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद है, चेन इनिशिएटिंग स्टेप है। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, ये CH4 के ऊपर अटैक करता है। CH4 का एक C और H का जो बॉन्ड होता है उसका फिर से होमोलिटिक फिशन होता है। A H के ऊपर चला गया, ये C के ऊपर चला गया, तो H फ्री रेडिकल और CH3 फ्री रेडिकल बनता है। वो CH3 फ्री रेडिकल इस Cl फ्री रेडिकल के साथ मिलके CH3Cl बना लेता है। ये श्रृंखला को आगे बढ़ाने वाला पद है, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। अब यहाँ H फ्री रेडिकल बना था, वो फिर से Cl2 पे अटैक करता है, फिर से Cl फ्री रेडिकल बनता है। ये Cl फ्री रेडिकल फिर एक और मीथेन के ऊपर अटैक करता है, और इस तरह से ये रिएक्शन चलता रहता है। इसको हम चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स कहते हैं। लास्ट में ये फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के साथ मिलके ख़त्म हो जाते हैं, और तब हम कहते हैं चेन को ख़त्म करने वाला स्टेप चेन एंडिंग या चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में होता है। श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद, दूसरा उसको आगे बढ़ाने वाला पद, और तीसरा श्रृंखला को ख़त्म करने वाला पद, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चौथे तरीके का जो रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो है पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पुनर्विन्यास अभिक्रिया में कोई अटैकिंग स्पीसीज़ नहीं होती। क्रियाकारक से जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, उससे कोई ग्रुप या एटम बाहर नहीं निकलता, कोई ग्रुप या एटम उसके अंदर एंटर नहीं करता। यहाँ जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसी में से कोई एक ग्रुप या कोई एक एटम अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरे एटम के साथ अटैच हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल, ये फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन है। इसको डाइल्यूट HCl के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, ये वाला H इस बेंजीन रिंग में यहाँ से निकल के NH के ऊपर चला जाता है, और ये OH NH से बॉन्ड तोड़ के और पैरा पोजीशन पे आके जुड़ जाता है, पैरा अमीनोफिनॉल बन जाता है। यहाँ बाहर से कोई एंटर नहीं किया, बाहर से कोई भी ग्रुप या एटम एंटर नहीं किया, और इसमें से कोई भी ग्रुप या एटम बाहर नहीं गया, सिर्फ इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की। H यहाँ से इस NH के पास चला गया, और OH इस NH से इस H की जगह आके जुड़ गया। नेक्स्ट देखिए, फिनाइल एस्टर को जब एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो यहाँ भी पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। ये COR इस ऑक्सीजन को छोड़ के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है, और ऑर्थो या पैरा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है वो इस O से आके जुड़ जाता है, और कंपाउंड मिलता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन या पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी तरह
एन ब्यूटेन को जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हीट किया जाता है तो उसका भी पुनर्विन्यास हो जाता है। ये CH3 यहाँ से टूट के इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाता है और इस कार्बन से एक H इस CH2 पे चला जाता है। ये एक समावयीकरण है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। यहाँ भी कोई एटम ग्रुप एंटर नहीं किया, कोई एटम ग्रुप बाहर नहीं निकला, सिर्फ इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है। इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इन रिएक्शंस का कोई एक सामान्य क्रियाविधि नहीं होती, हर रिएक्शन एक अलग क्रियाविधि से, अलग मैकेनिज्म से होता है और हमें उसको उसी फॉर्म में पढ़ना होता है। जब हम पढ़ेंगे, जिस जिस चैप्टर में पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं आएंगी उनका मैकेनिज्म हम वहीं पे पढ़ेंगे। इसके मैकेनिज्म को हम जनरलाइज नहीं कर सकते, टिपिकल कोई इसका मैकेनिज्म क्रियाविधि नहीं होता। ये हैं चौथी तरह की अभिक्रियाएं, रीअरेंजमेंट रिएक्शन या पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। तो अब हम चारों तरीके के ऑल 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि को किस तरीके से पता कर सकते हैं, उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।